नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 में इसके पहले जो प्रकरण हमने देखा था, द्वितीय प्रकरण विदेश नीति के संबंध में अध्ययन किया था। आज हम भारत की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं। भारत की ये जो सुरक्षा व्यवस्था है, उस सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण मुद्दों को देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे सामने प्रस्तुत होता है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। लेकिन उसके पहले हम पिछले अध्याय का विदेश नीति के बारे में जो बातचीत किए थे, उसके आधार पर विदेशी आक्रमण और आंतरिक व्यवस्था, उसका संरक्षण करना, सीमा रेखाओं का सुरक्षित रखना राष्ट्र के प्राथमिक हित संबंध होते हैं। यह भी हमें समझ में आ गया। उसके पश्चात प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी खुद की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करता है। भारत ने भी ऐसी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था निर्माण की है तथा इस अध्याय में हम उसके स्वरूप और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों की बनी हुई। यद्यपि प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र एक दूसरों के सहयोग देते हैं, तो भी कभी कभी उनमें संघर्ष निर्माण होता है। विविध राष्ट्रों में सीमा रेखा संबंध विवाद होते हैं, तो कभी कभी पानी के बंटवारे को लेकर उनमें संघर्ष निर्माण होता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता का पालन न करना, एक दूसरे से निरंतर स्पर्धा करना, पड़ोसी देशों से निर्वासितों के जत्थे आना, ये संघर्ष के महत्वपूर्ण कारण है। इस प्रकार राष्ट्रों में परस्पर विरोधी संबंध निर्माण हो जाने पर उनके निराकरण समझौते चर्चा के आधार पर किए तो जा सकते हैं, परंतु जब ऐसे प्रयत्न अधूरे जान पड़ते हैं, तब कोई राष्ट्र युद्ध का विचार करता है। एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करना उस राष्ट्र की प्रभुत्व संपन्नता की चुनौती देना, इस कारण उस राष्ट्र की सुरक्षा के सम्मुख खतरा निर्माण हो जाता है। आक्रामक राष्ट्रों से सैन्य सामर्थ्य के कारण इस तरह की चुनौतियां निर्माण हो जाती है। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र की प्रभुत्व संपन्नता और अस्तित्व की सुरक्षा करना, यह शासन का प्रथम कर्तव्य माना जाता है। उसकी जिम्मेवारी होने के साथ साथ राज्य को अपनी सुरक्षा व्यवस्था कायम, तत्पर और अद्यतन रखनी पड़ती है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कहा जाता है। उसके उपाय क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित रखने के उपाय, भौगोलिकता के साथ जोड़ा हुआ यह राष्ट्र, भौगोलिक दृष्टि से अधिक निकट होने वाले राष्ट्र, और दूसरी ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा निर्माण होने वाली संभावना, हमारी सीमा रेखाओं पर मंडराने वाले खतरे कौन से तथा वह किसकी ओर से आ रहे हैं, यह पहचानना हमें महत्वपूर्ण है। तो अभी तो आप समझ गए होंगे कि हमारे राष्ट्र के तरफ जो हमारी सीमा रेखा है, उसके ऊपर कौन कौन से खतरे मंडरा रहे हैं। एक तो निकट दोनों पड़ोसी राष्ट्रों का खतरा हमारे सामने आए दिन हम टीवी में देख रहे हैं। इस खतरे को दूर रखना हो तो उसके लिए राष्ट्र को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी पड़ती है। आपने देखा भी होगा टीवी चैनलों के माध्यम से कि हमारी भारत की सैन्य शक्ति हमने कैसे बढ़ाई है। आधुनिक तकनीकी ज्ञान स्वीकार करते हुए खतरे के संबंध में अनुमान लगाना, शस्त्रास्त्रों का निर्माण, रक्षा दल का आधुनिकीकरण तथा उसके अद्यतन करना आदि मार्गों का अवलंबन किया जाता है। युद्ध के मार्ग से संघर्ष का निराकरण तो करना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सावधानी रखना अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति पर खतरा जब पैदा होता है, तो अन्य राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त कर कुछ राष्ट्र राष्ट्रीय सुरक्षा पर आने वाले खतरे को कम करने का प्रयत्न करते हैं। विचार कीजिए थोड़ा, शस्त्र सामर्थ्य के संबंध में सभी देश समान स्तर पर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यदि हमें
शस्त्र कटौती की भी वैश्विक स्तर पर चलानी हो तो क्या करना होगा। उसके बाद सैन्य शक्ति बढ़ाने के प्रयत्न में राष्ट्र एक दूसरे के हथियारों की होड़ शुरू करते हैं। हथियारों की होड़ से असुरक्षा की भावना निर्माण हो जाती है। असुरक्षा की भावना जब निर्माण होती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरा पैदा हो जाता है। इस खतरे को टालने के लिए हथियारों की होड़ नहीं अपितु हथियारों में कटौती करना अनिवार्य होता है। इस प्रकार चले तो भारत की सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से की गई है इसको भी ध्यान में रखते हैं। भारत की सुरक्षा व्यवस्था में संरक्षण करने वाली थल सेना, नौसेना और वायुसेना, ये तीनों सेनाओं का मिलन हमारे भारत देश में है। भारत की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा की जिम्मेवारी थल सेना पर होती है तो सागरीय सीमाओं की रक्षा नौसेना करती है और भारतीय हवाई सीमा की आकाश में रक्षण की जिम्मेवारी किसकी? वायुसेना की होती है। भारत की थल सेना बहुत बड़ी है तथा वह विश्व की 7वें क्रमांक की मानी जाती है। थल सेना के प्रमुख को थल सेनाध्यक्ष या जनरल कहा जाता है। नौसेना प्रमुख को एडमिरल कहा जाता है। तो वायुसेना के चीफ मार्शल को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। इन तीनों प्रमुख व्यक्तियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, एडमिरल, जनरल और एयर चीफ मार्शल। जनरल, एडमिरल, एयर चीफ मार्शल। भारत के राष्ट्रपति सभी रक्षक दलों को प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना रक्षा दलों को युद्ध अथवा शांति समझौता निर्णय लेना संभव नहीं होता। राष्ट्रपति नागरिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकतंत्र में नागरिक नेतृत्व को सैनिक के नेतृत्व में श्रेष्ठ माना जाता है। भारत की सुरक्षा व्यवस्था की तीनों सेनाएं अद्यतन हो सके इसके लिए उपाय योजना की जाती है। इसके लिए कुछ अनुसंधान संस्थान भी स्थापित की गए। सुरक्षा दलों के सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को अपने काम उत्तम ढंग से करते आए, इसलिए देश में अनेक प्रशिक्षण संस्थाएं भी है, जैसे पुणे में नेशनल डिफेंस अकादमी, दिल्ली का नेशनल डिफेंस कॉलेज आदि। अब आते हैं हम अर्धसैनिक बल की तरफ। अर्धसैनिक बल किसे कहते हैं, कौन होते हैं और ये करते क्या है? भारत के रक्षा दलों की सहायता के लिए अर्धसैन्य बल होते हैं। ये पूर्णतः सैनिक नहीं होते, नागरिक भी नहीं होते, इसलिए उन्हें अर्धसैन्य बल कहा जाता है। रक्षा दलों की सहायता करना उनका प्रमुख काम होता है। सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तटरक्षक दल, कोस्ट गार्ड, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, शीघ्र कृति बल, रैपिड एक्शन फोर्स, इन सभी का अर्धसैन्य बलों से अर्धसैन्य बलों से होता है। रेल स्थानक, तेल संग्रह, जल संग्रह आदि महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा की जिम्मेवारी अर्धसैनिक बलों की होती है। इस तरह प्राकृतिक अथवा मानवीय आपदा अगर हमारे सामने आती तो उनमें सबसे पहले अर्धसैनिक बलों का सहभाग होता है। शांति काल में देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी अर्धसैन्य बलों की होती है। सीमा के समीप के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना निर्माण करना, तस्करी रोकना, सीमा पर गश्त लगाना, ये सारे काम सीमा सुरक्षा बल अर्धसैनिक बल करते हैं। भारत के सागरीय तटों की रक्षा करने हेतु तटरक्षक दल की निर्मित की गई है। भारत की सागरीय सीमाओं में मछली मार व्यवसाय की सुरक्षा देना, सागरीय मार्ग से चोरी छिपे आने वाले व्यापार को रोकना, यह सारा काम तटरक्षक दल का होता है। कानून और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए विविध राज्यों में प्रशासन की सहायता करने के काम में भी केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल करता है। बम विस्फोट, दंगा फसाद, इनके कारण देश की सुरक्षा के लिए जो खतरा निर्माण हो जाता है, उसकी हलचल कर जनजीवन समाज सामान्य करने का काम भी अर्धसैनिक बल ही करते हैं। विद्यार्थियों में अनुशासन
तथा सैन्य शिक्षा की अभिरुचि निर्माण हो, इस हेतु राष्ट्रीय छात्र सेना अर्थात एनसीसी की स्थापना की गई है। इसमें विद्यालय महाविद्यालय के विद्यार्थी सहभागी हो सकते हैं। गृह रक्षक दल, स्वातंत्र्य पूर्व काल में गृह रक्षक दल का निर्माण हुआ, जिसे हम और आप होम गार्ड कहते हैं। होम गृह और गार्ड यानी हमारे ऊपर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ये एक अर्धसैनिक बल की तरह होम गार्ड है। संगठन की स्थापना की गई, कौन से संगठन की? गृह रक्षक दल की, होम गार्ड्स की। गृह रक्षक दल में सहभागी होकर नागरिक देश की सुरक्षा में सहायक बन सकते हैं। 20 से 35 वर्ष आयु के गुट में कोई भी स्त्री पुरुष नागरिक इस दल में भर्ती हो सकता है। पुलिस की तरह सार्वजनिक सुरक्षा रखना, दंगा फसाद तथा बंद के दौरान दूध पानी आदि जीवनावश्यक वस्तुओं की पूर्ति करना, परिवहन की व्यवस्था करना, भूकंप बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटना, सहायक करना, उनकी सहायता करना आदि काम यह होम गार्ड्स करते हैं। भारत की सुरक्षा के सामने जो चुनौतियां हैं वह चुनौती स्वतंत्रता से आज तक भारत की सुरक्षा को पाकिस्तान और चीन, हमने पहले ही बोला था शुरुआत में कि हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके तरफ से हमारी सुरक्षा हो। भारत और पाकिस्तान अनेक विवादास्पद प्रश्न है। कश्मीर की समस्या हमने तो हल कर ली, लेकिन पानी के बंटवारे को लेकर विवाद आज भी चल रहा है। घुसपैठ की समस्या आए दिन हम टीवी में देखते हैं। भारत इन सारे प्रश्नों को हल करने का निरंतर प्रयत्न कर रहा है। भारत पाकिस्तान संबंध में आप अध्याय 6 में अधिक अध्ययन कर सकते हैं। इस महाद्वीप में भारत और चीन महत्वपूर्ण है। वर्ष 1962 में चीन के साथ हमारा युद्ध भी हुआ। भारत के पड़ोस में होने वाले राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो प्रयत्न चीन ने किए, भारत चीन संबंधों में तनाव निर्माण हुआ। सीमा रेखा के संबंध में भी भारत और चीन में विवाद आज भी है। भारत की सुरक्षा के केवल बाहर से राष्ट्रों की ओर से खतरा नहीं है, अपितु आंतरिक क्षेत्र में भी हमको खतरा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में अब बाह्य सुरक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा जैसी अंतर महत्वपूर्ण नहीं रह गया। धर्मवाद, प्रांतवाद, वैचारिक भिन्नता, वंशवाद, आर्थिक आदि पर आधारित अनेक विद्रोही आंदोलन अंतर्गत क्षेत्रों में अस्थिरता निर्माण करते हैं। जैसे नक्सलवादी आंदोलन, हमने नक्सलवादी के वो नक्सलवादियों को पढ़ा है, वह नक्सलवादी आंदोलन। आतंकवाद भारत के अंतर्गत सुरक्षा के संबंध में, भारत के अंतर्गत सुरक्षा के संदर्भ में आतंकवाद बड़ी चुनौती है। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या भी है। आतंकवाद नष्ट हो सके इसलिए भारत ही प्रयत्नशील नहीं है, अभी तो सारा संसार प्रयत्न कर रहा है, लेकिन आतंकवाद दूर नहीं हो रहा है। तो अगले पाठ में हम इसी लेसन का जो शेष भाग उर्वरित भाग है उसे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।